हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ग्रेट, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राइट, तो चलो देखो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक गार है ना, जो आपके लिए एक्सट्रीमली न्यू है ना, पूरा न्यू है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट चूंकि नया है तो आप लोगों को अच्छा खासा अटेंशन पे करना पड़ेगा। तो ये गार का नाम हम लोग बहुत सुन के आए, तो ये क्या है एक्चुअली? तो आपके सामने लिखा हुआ है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। दीज आर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट जब कांग्रेस की थी इन 2008 व्हेन पी चिदम्बरम वाज फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बहुत जोर शोर से तैयारी की जा रही थी। डायरेक्ट टैक्स कोड, राइट? ये 5 हेड्स वगैरह कुछ नहीं रखना, एक नया कोड लाके, डायरेक्ट टैक्स कोड लाके उसको इंट्रोड्यूस करना सिलेबस में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में। वो कोशिश उस समय पूरी नहीं हो सकी और उसी समय पी चिदम्बरम ने ये गार लाए थे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। उसी में डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू ही लाना चाहते थे और इसके ऊपर काफी ज्यादा उनका फोकस था। बट कुछ कारण की वजह से तब ये प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके सिलेबस में इंसर्ट नहीं हो पाया। देन व्हेन ऑनरेबल जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये गार को इंट्रोड्यूस करने का सोचा, राइट? और गार इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन असेसमेंट ईयर, डायरेक्ट टैक्स कोड तो अभी भी नहीं आया, बट गार इंट्रोड्यूस हो गया और असेसमेंट ईयर 1819, ध्यान दो, असेसमेंट ईयर 1819 मतलब ही प्रीवियस ईयर 1718 के आगे या प्रीवियस ईयर 1718 के जो भी केसेस है वो ये गार में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स में फंस सकती, राइट? तो ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, अगर कोई ट्रांजैक्शंस जो अपन देखेंगे अभी, जो अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर 17-18 का पहले का है, प्रीवियस ईयर 17-18 के पहले का है, तो फिर उसको ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ध्यान दो, नहीं होंगे, राइट? अनलाइक गार, गवर्नमेंट ने पहले कुछ सार भी इशू किए, राइट? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, सार भी इशू किए। ये भी आपको पता है, आपने पढ़े, लेकिन आपको ये नहीं मालूम शायद कि इसी को अपन सार बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज सार गाइस? दीज आर स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो जो लोग चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स बनाए। देखते हैं, मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो देखो, ये चैप्टर समझने से पहले, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल समझने से पहले हमें कुछ बेसिक की जरूरत है, और वो बेसिक छुपा हुआ है गाइस। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, राइट? ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो पहला मैं बहुत सिंपल टैक्स मैनेजमेंट बता देता हूं आपको, जो सबको पता है। टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या? टाइमली कंप्लायंस ऑफ जो भी आपके रिकॉर्ड्स है या रिटर्न फाइलिंग है, इसका सब टाइमली कंप्लायंस करो, ताकि आप लोगों को कोई भी लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब चीजें ना लगे। तो हम हमारा प्रॉपरली टाइमली ये सब कुछ चीजों को मैनेज करते, इसे हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट? सॉरी, टैक्स मैनेजमेंट बोलते। देन नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। अब ये क्या होता है टैक्स प्लानिंग? टैक्स मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल है, जिसका कोई रेलेवेंस हमारे इधर नहीं आएगा। तो व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट, सॉरी, टैक्स प्लानिंग? तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है गाइस, कि आप लॉ के 4 कॉर्नर्स में रह के, है ना, लॉ के 4 कॉर्नर्स में हो, और लॉ जो बेनिफिट आपको देता है, वो लॉ के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए या वो लॉ के बेनिफिट का यूज करके आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते, राइट? दिस इज वेरी लीगल वे। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 80C में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको डिडक्शन देंगे। 10AA में एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन। तो ये क्या है? ये सब चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट ने अपने लॉ में लिखी है। जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो उसका इंटेंशन था कि एसईसी ने ये फलानी जगह इन्वेस्ट करके ये इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा लॉ मेकर ने इमेजिन किया था और आपने किया, वैसे ही किया। सो दैट इज व्हाट इज
टैक्स प्लानिंग, उसे अपन टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। प्रॉपर प्लान करके, है ना, जैसे हमारे साल भर का इन्वेस्टमेंट हम 1.5 लाख ही रखेंगे 80C में, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी में देखेंगे, तो ऐसे कर करके हमने टैक्स प्लानिंग किया और हमारा टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया। दिस इज वेरी लीगल एंड इट इज इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो, द टैक्स प्लानिंग मीन्स रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लीगल लेजिटिमेट कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस, जो एग्जेम्पशन दिए प्रोवाइडेड बाय टैक्स लॉज, जो टैक्स लॉज ने एग्जेम्पशंस या फिर हमें कंसेशंस दिए उसका हम बेनिफिट लेते। इट इन्वॉल्व्स द अरेंजिंग बिजनेस ऑपरेशंस इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द टैक्स लाइबिलिटी, और फिर उससे हम क्या करते हैं, हमारी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। सिंपल। रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट ऑलवेज बैड और इलीगल एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आपने टैक्स लाइबिलिटी किया, मतलब कम किया आपने टैक्स लाइबिलिटी आपकी, तो ये बैड है या इलीगल एक्सरसाइज, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आपने तो लॉ के प्रोविजंस का यूज करके किया ना ये सब, तो ये लीगल है। फिर देखो, देयर आर लेजिटिमेट वेज टू रिड्यूस द टैक्स थ्रू प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एंड सच अ मेथड आर ऑलवेज इनकरेज, क्योंकि गवर्नमेंट वो भी चाहती कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना, तो वो भी क्या है, टैक्स प्लानिंग है और वो लीगल है। ओके, फिर देखो, द एपेक्स कोर्ट इन मैकडोवेल्स एंड कंपनी लिमिटेड हैज ऑब्जर्व दैट tax planning may be legitimate provided it is within the framework of law. Tax planning legitimate है, but it should be in the framework of law. Of course, tax planning हम within framework of law में रह के करेंगे. Then, but unfortunately, there is also a tendency to reduce the tax through illegal methods. अगर आपने ये illegal method से tax reduce किया, तो फिर वो गलत है. Okay? और देखो उसके लिए क्या है, they are not accepted practice and can invite the problems. There are 3 methods which are commonly used by the taxpayer to reduce their tax liability, है ना। तो ये 3 मेथड से, पहला जो हमने देखा टैक्स प्लानिंग, अभी जो देखने वाले टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, ऐसे 3 मेथड से आप लोग अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हो। बट इसमें से जो आपका वैलिड है वो है टैक्स प्लानिंग, राइट, टैक्स प्लानिंग। बाकी दोनों गलत है, मतलब आप इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। हमने मतलब देख चुके हैं, वापस एक बार समझाता हूं, व्हाट इज टैक्स इवेजन, वहां पे दिया है। देखो, इवेजन मतलब क्या, तो आपने टैक्स को चुराया है, छुपाया है, आपने इनकम को कंसील किया है, इनकम को कंसील किया या लॉसेस को बढ़ाया, एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा बताया, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा बताए तो आपका प्रॉफिट कम होगा, राइट, या आपका लॉस बढ़ेगा, तो इससे आपका टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होता है ना। इनका एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा दिए, नेट टैक्स, अब नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। या आपकी जो इनकम ही थी, P&L अकाउंट में जो क्रेडिट करना था, मान के चलो 100 रुपए थी, आपने 80 रुपए बताई, मतलब आपने ये 20 रुपए पे टैक्स क्या किया, इवेड किया है। तो दिस इज वेरी इलीगल, है ना, ये बिल्कुल इलीगल है, सरासर गलत है। तो ये जो गलत चीज है, इसका कॉर्पोरेट विल हमें पर्दा उठाना पड़ेगा, है ना, पर्दा उठाना पड़ेगा, राइट। तो ये इलीगल है और इसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है, और न केवल पेनल्टी, आपको इसके लिए प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो टैक्स इवेजन इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो देखो, tax evasion is illegal way to reduce the tax liability by deliberately suppressing the income। मतलब आपने क्या किया, सप्रेस किया, छुपाया, दबाया, सप्रेस किया। तो देखो क्या होता है, डेलिबरेटली आपने सप्रेस किया उसको। ओके, हाँ देखो, इनकम और सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंसेस, कैसे किया आपने, एक्सपेंसेस इंक्रीज करके, विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द आरसीसी। डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर ट्राई टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी बाय कंसीलिंग द इनकम। कंसील करना मतलब छुपाना, इन्फ्लेट करना एक्सपेंसेस को, सबमिटिंग द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलती है, फॉल्स विंडो ड्रेसिंग करके अकाउंट्स बनाए अपने, and willful violation of the provision of Income Tax Act. Such an unethical practice often creates problem for
टैक्स इवेडर्स, तो इनके लिए प्रॉब्लम ऑफ कोर्स क्रिएट करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट नॉट ओनली इम्पोजेस द ह्यूज पेनल्टी बट ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ पे आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, पेनल्टी तो लगेगी आपको टैक्स इवेड करते हो तो, लेकिन प्रोसिक्यूशन तक भी जा सकता है। नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस, और हमारे गार के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी IM, गार के लिए हमको इसी का काम। तो देखो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है गाइस, मतलब आप लॉ का यूज करके, लॉ के फोर कॉर्नर्स में ही आप, और लॉ के लूफोल्स का यूज कर रहे हो आप, लॉ के लूफोल्स के मजे ले रहे हो आप, है ना। तो वो टैक्स लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया तो लॉ मेकर का इंटेंशन कुछ अलग था, लेकिन आपने उसको गलत इंटरप्रिट किया। लॉ का जो लूफोल है उसको यूज करके आपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाया, राइट। समझ में आया आपके। तो देखो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वो हस्ती तो है ना, वो हस्ती है, बट इसका मतलब हमेशा ऐसा है क्या कि वो हस्ती मतलब वो हमारी है या वो फंस गई है, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है वो आपका मजाक बनाने के लिए हंस रही है, आपके सामने तो हंसती है, लेकिन बाकी दोस्तों को, मतलब हो सकता है कि बाकी दोस्तों के पास में जाके फिर वो आपका मजाक बनाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इट डजंट मीन कि वो हंसी मतलब वो फंसी, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो वैसे ही वो लूपहोल है, वो हंसी उसकी जो है वो क्या था कि वो लूपहोल है, और आप क्या कर रहे हो, वो टैक्स के लूपहोल्स का मजा ले रहे हो, वो टैक्स के लूपहोल्स का आप क्या ले रहे हो, मजा। तो फिर ये गलत है, सरासर गलत है। टैक्स अवॉइडेंस ये कभी भी प्रमोट नहीं किया जा सकता, और जहां टैक्स अवॉइडेंस आएगा वहां गार आएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आए। अरे समझे? तो पहले ये पढ़ लेते, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्सरसाइज by which assessee legally takes the advantage with malified motive। आप एडवांटेज तो लीगली ले रहे हो, बट आपका मोटिव क्या है, मैलाफाइड मोटिव है, गलत मोटिव है। ऑफ लूपहोल्स ऑफ द एक्ट, टैक्स अवॉइडेंस मिनिमाइजिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स by adjusting the affair in such a manner that although it is within the four corners of the law। देखो ये आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, कंसील नहीं कर रहे हो इनकम को, इट इज विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, इट इज डन विद द पर्पज टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू। आप रेवेन्यू का नुकसान करने के एंगल से ये सब कर रहे हो, डिपार्टमेंट का नुकसान। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग और बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। आप लॉ को बेंड कर रहे हो विदाउट ब्रेकिंग इट, लॉ को तोड़ तो नहीं रहे हो। इवेजन में आप लॉ को सारा तोड़ देते हो, यहां तोड़ तो नहीं रहे हो, बट यहां क्या कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो। इट इज वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। देखो ये आपने क्लबिंग में भी मैंने आपको बताया था। देखो इफ ए गिव्स गिफ्ट टू हिज वाइफ, ए ने अपने वाइफ को गिफ्ट दिया, तो क्या होता है, द इनकम ऑफ द असेट्स गिफ्टेड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ए, है ना। जैसा मैंने, आशीष ने, ए ने उसके वाइफ को कोई गिफ्ट दिया, और फिर वाइफ ने वो प्रॉपर्टी अगर किराए पे दी, रेंट पे दी, या उससे कोई इनकम कमाई, तो वो मेरे हाथ में क्लब हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोस्त को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया। पहले वाइफ की इनकम क्लब होती है, बट दोस्त की इनकम थोड़ी ना होती है, तो मैंने मेरे दोस्त को किया, और फिर दोस्त ने मेरे बीवी को किया, है ना, ऐसा हो सकता है। देखो, बट टू अवॉइड द क्लबिंग प्रोविजन ऑफ ए डिसाइड्स टू गिव द प्रॉपर्टी टू बी या बीज वाइफ, है ना, मैंने बी के वाइफ को दिया, एंड देन डिसाइड टू गिव द गिफ्ट टू बीज वाइफ, एंड देन बी या बीज वाइफ करो, बीज वाइफ रेसिप्रोकेट इट द गिफ्ट टू एज वाइफ, है ना, फिर बी की वाइफ क्या करेगी, मेरे वाइफ को दे देगी। दिस इज नॉट अ टैक्स प्लानिंग बट इट इज टैक्स अवॉइडेंस। लॉ मेकर का ये इंटेंशन नहीं था कि भाई आप ऐसे काम करके, लॉ मेकर ने बस इतना दिया था कि आप अपने वाइफ को अगर डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो और उससे कोई इनकम जनरेट होती है, तो ए के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्लब होगी, बट उसने दोस्त के बीवी को छोड़ दिया था, तो इसका मतलब यह है क्या कि आप ऐसे रूट करके वैसे, गलत है, अवॉइडेंस है। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर एम टू करप्ट सच अ लूपहोल्स, है ना। तो ये जो ये अमेंडमेंट्स आते हैं, इसी के लिए अमेंडमेंट्स आते हैं सब, कि ये लूपहोल्स जो ये निकालते, ये लूपहोल्स को बुझाने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते जाते, राइट। ग्रेट गाइस, तो ये हुआ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। रिमेंबर, अब अपन जब गार चालू करेंगे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स चालू करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखो
इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना टैक्स प्लानिंग में तो कोई लफड़ा ही नहीं। तो टैक्स प्लानिंग में ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लगने का कोई सवाल ही नहीं आता है ना। जनरल जनरल मतलब क्या, ये सब लोगों के लिए है, लेकिन उसमें भी उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी का एक स्लैब दिया है, अपन देखेंगे अभी, राइट। तो अगर टैक्स प्लानिंग की बात है तो वो तो लीगल है, इसमें ये रूल्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार, ये ध्यान से सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, टैक्स इवेजन में भी नहीं लगेंगे, क्योंकि टैक्स इवेजन में उसमें अपने आप में अलग से पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजन है, तो वहां भी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स नहीं लगेंगे। टैक्स इवेजन में भी नहीं लगेंगे, टैक्स प्लानिंग में भी नहीं लगेंगे। सर वो लगेंगे कहां? वो लगेंगे टैक्स अवॉइडेंस में। मैनेजमेंट में तो कोई लगने का सवाल ही नहीं उठता, वो लगेंगे टैक्स अवॉइडेंस में। ओके, तो जहां टैक्स अवॉइडेंस है वहां गार के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन एक बात समझना गाइस, कि अगर उसके लिए मतलब वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए ऑलरेडी अगर कोई सार इशूड है, मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स ऑलरेडी इशू हो चुके, तो फिर वहां गार नहीं लगेंगे। ध्यान से सुनना, अगर ऑलरेडी सार उस प्रोविजन के लिए तो फिर वहां गार नहीं लगेंगे। गार कहां लगेंगे? जहां टैक्स अवॉइडेंस है, और वो टैक्स अवॉइडेंस वो लूफोल के लिए जहां सार नहीं है वहां गार लगेगी। अरे समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है गाइज। तो ये सार क्या होते हैं वो भी मैंने आपको दिया है, कुछ एग्जांपल सार के आपके इमीडिएट ध्यान में आ जाएंगे कि हां ऐसे होता था और उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रूल। जैसे एग्जांपल देखो 48(2) है ना, रिलेटिव को लोन देना, तो आप क्या करते थे कि जबरदस्ती अपने रिलेटिव को लोन देते थे, है ना। तो वो लोन को रोक लाने के लिए गवर्नमेंट ने 48(2) में लिमिट लगा दिया कि रिलेटिव पर्सन को आप लोन नहीं दे सकते। तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग आप देख के आए होंगे, राइट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स है। तो ये जहां स्पेसिफिक सार आ गया वहां पे फिर गार नहीं आएगा। ओके, तो देखो ये गार के जो प्रोविजंस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 18-19 असेसमेंट ईयर से आगे, 18-19 असेसमेंट ईयर, 17-18 प्रीवियस ईयर। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ गार क्या बोलता है। गार प्रोविजन डज नॉट डील्स विद टैक्स इवेजन। मैंने बोला था आपको ये टैक्स इवेजन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें अपनी प्रोसिक्यूशन पेनल्टी दिया हुआ है। गार प्रोविजन ऑल्सो डज नॉट डील्स विद टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में भी नहीं आएंगे, वहां तो कोई गलतियां है ही नहीं टैक्स प्लानिंग में, तो क्यों आएंगे भाई, वहां आएंगे ही नहीं। देन गार प्रोविजन डज नॉट अप्लाई विद द केसेस वेयर देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ एंटी अवॉइडेंस। देखो ये स्पेसिफिक प्रोविजंस मतलब क्या, सार। जहां ऑलरेडी सार है गार प्रोविजन वहां नहीं आएंगे। अगर सार है, स्पेसिफिक प्रोविजन दिए, स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल, तो फिर जनरल क्यों आएंगे वहां, क्योंकि वहां ऑलरेडी तो स्पेसिफिक दिए हुए, सिंपल। द प्रोविजंस स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल सार एंड गार कैन कोएग्जिस्ट। हाँ, लॉ में एक ही टाइम पे दोनों हो सकते हैं, मतलब लॉ में तो सार भी है गार भी है, बट जहां सार है वहां गार नहीं, दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते। ओके, जनरल प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब गार एप्लीकेबल हो गए 18-19, और सार तो बीच बीच में गवर्नमेंट डालते रहती है लॉ के लूफोल्स को बुझाने के लिए, सार चलते रहते। गार लेकिन 18-19 से। इन्वेस्टमेंट मेड acquired prior to 1417, that is financial year 16-17 या उससे पहले की बात चल रही है, नॉट कवर्ड बाय गार। मैंने बताया था आपको कि 17-18 के पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रोविजंस है आपके, उसके लिए कभी भी गार एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। गार प्रोविजंस एप्लीकेबल फ्रॉम ओनली असेसमेंट ईयर 18-19। एग्जेम्पशन फ्रॉम द गार प्रोविजन, ये लोगों को, नीचे दिए गए लोगों को, एक ही पर्सन है उसको एग्जेम्पशन दिया है, कौन है, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को गार प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अरे इनके बदौलत ही अपना शेयर मार्केट चल रहा है भाई, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, तो इनके ऊपर गार लगा देंगे तो फिर तो ये भाग जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के। लेकिन कौन से उसमें देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु इज एन असेसी अंडर दिस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में वो असेसी है, has not taken the benefit of double taxation avoidance agreement, DTA का उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, एंड उन्होंने लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, बट प्रायर परमिशन ऑफ सेबी।
सेबी की प्रायर परमिशन लेके फिर उन्होंने एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर ये एफआईआईज को कभी भी गार नहीं लगेंगे, इनको गार के प्रोविजंस। अरे समझ में आया? ओके, तो ये बेसिक। अब देखते हैं नीड क्या थी, गार को लाने की जरूरत क्या थी, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि लोग टैक्स को अवॉइड कर रहे थे, और जहां लोग टैक्स को अवॉइड करेंगे गवर्नमेंट का नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो ये रेवेन्यू को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने गार लाए। तो वहां पे सार भी थे, लेकिन सार जितने थे वो मैंने आपको दिया हुआ है यहां पे। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स भी है, बट वो टाइम टू टाइम आते जाते। पहले तो लोग क्या करते, चोरियां करते, और फिर गवर्नमेंट उसके गड्ढों को बुझाता है अमेंडमेंट्स लाके, तो वो स्पेसिफिक हो गए। लेकिन गार को लाने की भी जरूरत थी। देखो, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अमंग द रेवेन्यू अथॉरिटीज इन मेनी कंट्रीज दैट टैक्स पेयर स्ट्रक्चर देयर ट्रांजैक्शन टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, है ना। तो वो ये क्या करते, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट and reduce such practices followed by the taxpayer countries have implemented various measures to prevent the tax avoidance। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए बेसिकली ये गार लाए, राइट। तो गाइस हमको एक बार और मैं रिकॉल करवा दूं आपको, गार प्रोविजन कभी भी टैक्स प्लानिंग में नहीं लगेंगे, टैक्स मैनेजमेंट में नहीं लगेंगे, टैक्स इवेजन में नहीं लगेंगे, राइट। जहां सार है वहां गार नहीं आएंगे, ओके। और 1819 ऑनवर्ड से गार एप्लीकेबल हो गए। एफआईआईज को गार एप्लीकेबल नहीं है अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर। हियर टू द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्ड ओनली स्पेसिफिक अवॉइडेंस रूल्स, है ना। देखो, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल इनकम टैक्स एक्ट ने ऑलरेडी लाई टू प्रिवेंट द अवॉइडेंस, ऑलरेडी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द एग्जाम्पल। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट के एग्जाम्पल, रूल्स के एग्जाम्पल देखो, इतने सारे एग्जाम्पल्स है। तो यहां इस केस में चोरियां हो रही थी, तो उन्होंने ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स लाए। सब देख लिया आपने। देखो, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू द रिलेटेड पार्टी, है ना, लोन दिया या अनरीजनेबल एक्सेसिव पेमेंट कर दिया आपने, राइट। 92 टू 92F में ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस दिए, इंटरनेशनल एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, एससीजेड के केस में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। 94 में डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बॉन्ड वॉशिंग, कैपिटल गेन में देखा हमने। 94 में ट्रांजैक्शंस विद द पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, 94A में। देन 222E में डीम्ड डिविडेंड, है ना। तो लोग क्या है कि मतलब जैसे कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, याद है आपको, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन देती है जिसका स्टेक 10% से ज्यादा है, तो फिर वो लोन को अब हम क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड, और उसके ऊपर टैक्स। अदरवाइज तो कंपनी उनको पैसा देते जा रही थी, है ना, स्पेसिफिक शेयर होल्डर को, तो फिर उनको रोक लगाने के लिए डीम्ड डिविडेंड आए, ये एक सार हो गया। 40 आइए टीडीएस या टीसीएस आपको एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्ट या कलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। दिस इज अगेन सार, स्पेसिफिक है वो एक्सपेंसेस के लिए, वो फलानी चीज के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 to 13 एक्चुअल कॉस्ट, है ना। एक्चुअल कॉस्ट अपन ने कैपिटल गेन में देखा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट इग्नोरिंग एग्रीमेंट्स, याद है आपको, एक्चुअल कॉस्ट 43(1), ये सब एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 43(1) में देखा। However, SAR is a tailor-made to a particular situation or a particular instance। SAR बेसिकली क्या है कि वो चीज के लिए बनाया गया, टेलर मेड मतलब कि आपको फिट बैठती है चीजें, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो पर्टिकुलर लॉ, पर्टिकुलर रूल्स का आपका जो लूफोल है, वो लूफोल को बुझाने के लिए, वो लूफोल को खत्म करने के लिए सार बनाए। दीज आर टेलर मेड, वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, आपके बॉडी के लिए फिट बनाए, बट ये जनरल नहीं है सबके लिए, मतलब पूरे लॉ के लिए नहीं, पूरे लॉ के लिए नहीं, राइट। तो पर्टिकुलर फॉर दैट सेक्शन सार है। तो अब तो हमें जहां सार नहीं है भाई, वहां मतलब तो फिर अभी भी लूफहोल आ रहे, जहां सार उन्होंने नहीं दिया, स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं दिए, वहां तो अभी भी अवॉइड हो रहा है टैक्स, तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या लाए, गार लाए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स लाए। ओके, सो गाइस, दिस इज होल बेसिक, जिसको हमें ध्यान में रखते हुए अब सेक्शन चालू करना है, राइट। 3-4 सेक्शन है, 95, 96, 97 एंड 98। ओके, तो ये बहुत सिंपल सेक्शन है, लेकिन चूंकि नए हैं इसलिए आपको बड़ा इत्मीनान से इन सबको समझना पड़ेगा। ओके, आई वुड स्टार्ट विथ सेक्शन 95, एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार।
कहां गार एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार का है। देखो बड़े ध्यान से समझना, देखो एक एक वर्ड को अपन खोलेंगे। लाइक मैं हमेशा जैसे आपको बताता हूं, एक एक चीज का हम लोग ऑपरेशन करते वी कैन से, राइट। और एग्जाम्पल्स मैंने दिए, बस इतने एग्जाम्पल्स आप करके जाओ, दीज आर मोर देन इनफ। गार में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहां पे दिए, केस लॉ, इसी में से कोई एग्जाम में आ सकता है, इसी में से आ सकता है, राइट। तो देखो एन अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट, सर पहले तो बता दो ये अरेंजमेंट का मतलब क्या। एक पूरी लाइन पढ़ लेते फिर मैं आपको अरेंजमेंट का मतलब समझाता हूं। देखो एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द असेसी, असेसी कोई अरेंजमेंट में एंटर हुआ, एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय असेसी मे बी डिक्लेयर्ड, उसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते, टू बी एन इम्परमिसिबल, टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। हम उसे इम्परमिसिबल, इम्परमिसिबल बोल सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय इम्परमिसिबल गाइस? हम उसे इम्परमिसिबल कब डिक्लेयर करेंगे? इम्परमिसिबल मतलब जिसकी परमिशन नहीं है, इम्परमिसिबल। और ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, ये जो 3 वर्ड्स है इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, IAA, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर। तो ये IAA क्या है, ये अपन सेक्शन 96 में देखने वाले, सेक्शन 96 में। अभी तो लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, इम्परमिसिबल मतलब क्या, जहां इसकी परमिशन, मतलब आपने ये जिसकी परमिशन नहीं है, जो अवॉइड करना चाहिए था अरेंजमेंट, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, जो अवॉइड करनी चाहिए थी वो आपने उसमें एंटर कर लिया, उसमें एंटर कर लिया, तो उसके अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तो वो भी दिया देखो। एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयर फ्रॉम डिटरमिन सब्जेक्ट टू प्रोविडेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो जो अरे ऐसे आप कोई ऐसे अरेंजमेंट में एंटर हो गए जो इम्परमिसिबल डिक्लेयर किया था, जिसको आपने अवॉइड करना चाहिए था, अवॉइड इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट थी वो, अब अगर आप एंटर हो गए तो फिर उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्या होगे वो सब आप हमको इधर देखना है। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट का मतलब समझ लेते, राइट। तो देखो आपके नोट्स में लास्ट में आओ आप, डेफिनेशन दी है, देखो लास्ट में सेक्शन 98 के बाद अरेंजमेंट, देखो डेफिनेशंस दी, राइट, डेफिनेशंस 102 सेक्शन। तो ये इसमें अरेंजमेंट की पहले डेफिनेशन है। देखो अरेंजमेंट क्या होता है, एन अरेंजमेंट मींस एनी स्टेप इन, मतलब आपने कोई कदम उठाया, स्टेप इन, आपने कोई कदम उठाया, देखो क्या कदम उठाया, और अ पार्ट और अ होल, है ना, कदम उठाया, किसके लिए कदम उठाया आपने, और अ पार्ट और अ होल ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए कदम उठाया आपने, पूरा या फिर आधा, है ना, पार्ट या पूरा, कोई कदम उठाया आपने, देखो ये कदम है आपका, ये आपने उठाया पूरा या फिर आधा, पूरा या आधा, राइट। तो फॉर एनी ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शन कर रहे या कोई ऑपरेशन कर रहे, स्कीम में एंटर हो गए आप, या एग्रीमेंट में एंटर हो गए, या अंडरस्टैंडिंग में। सो अरेंजमेंट क्या होता है कि आपने कदम उठाया, स्टेप इन, होल और पार्ट फॉर एनी ट्रांजैक्शन, ऑपरेशंस, स्कीम, अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, वेदर एनफोर्सिएबल और नॉट, मतलब लॉ की परमिशन है या नहीं, लॉ में है, वैलिड है या नहीं, एनफोर्सिएबल और नॉट, एंड इट इंक्लूड्स alienation of the property, alienation of property, what do you mean by alienation of property guys? alienation मतलब क्या, अपने आप से दूर करना, इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल कैपिटल गेन लैंग्वेज में यूज करते हो वर्ड alienation, क्या, ट्रांसफर, एक सिंपल वर्ड में ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सच अ ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशन, स्कीम, अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। तो आपने एक कदम उठाया, होल और पार्ट, किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, या कोई स्कीम है, या कोई अंडरस्टैंडिंग है, या कोई एग्रीमेंट है, चाहे वो लॉ में इन्फोर्सिएबल है या नहीं है, किसके लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फॉर ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मतलब इट डजंट मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, एक पेन भी आपके लिए प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन में एंटर किया, आपने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर किया जो ट्रांजैक्शन स्कीम, या फिर स्कीम में, या फिर एग्रीमेंट में, या फिर अंडरस्टैंडिंग में, वेदर एनफोर्सिएबल और नॉट, एंड इट इंक्लूड्स क्या है बेटा, एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एलियनेशन मतलब क्या,
प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। तो देखो, एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द असेसी, असेसी एंटर हो गया वो अरेंजमेंट में, राइट? किसके अरेंजमेंट में? ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, है ना? ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी मे बी डिक्लेयर्ड टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आईए बोल सकते हैं, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। वो देखेंगे क्या है आईए। एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयर फ्रॉम, और ये जो आप अरेंजमेंट में एंटर हुए फॉर एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रांजैक्शन में जो आप एंटर हुए जो कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस है, जो कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस वाली है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयर फ्रॉम मे बी डिटरमिन्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो एक चैप्टर्स में दिए हुए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। अरे आया समझ में? बेसिक एप्लीकेबिलिटी कब आएगी गाइस इसकी? आप अरेंजमेंट, आप कोई अरेंजमेंट में एंटर होना चाहिए, स्टेप इन होना चाहिए, फुल और पार्ट होना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई स्कीम है, कोई एग्रीमेंट है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, वेदर एनफोर्सेबल और नॉट, और किस चीज के लिए, बोलो किस चीज के लिए? इट इंक्लूड्स द एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कर रहे हो बाय वे ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग या स्कीम या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन। अरे बराबर। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये अपन देखेंगे सेक्शन 98 में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो उधर देखेंगे। ओके, देन आई होप आपके समझ में आ गया। एक बार और पढ़ लो उसको तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, माइंड में पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी, राइट? एप्लीकेबिलिटी उसकी। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस, क्योंकि पूरा चैप्टर ये 3 वर्ड के ऊपर है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी देख लिया, 18-19 से एप्लीकेबल है। अब ये गार कब लगेगा? देखो एप्लीकेबल, अगेन एप्लीकेबल कब है? ये छोटे मोटे चिल्लर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं कोई प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ और मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी जो मैंने छुपाया या अवॉइड किया वो है 10,000 रुपए। अरे हेट, चिल्लर केस के लिए टाइम नहीं है, भाग भाग जल्दी, ये चिल्लर केस के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो हमारे लिए बड़ी केस क्या है? देखो, द गार वुड अप्लाई, एप्लीकेबल कब होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट। आपको टैक्स बेनिफिट मिला या आपके जो पूरे जिसके साथ आपने ये कार्यक्रम किया, 2-3 एंटिटी होगी अरेंजमेंट एग्रीमेंट में, इन जिनके साथ ये कार्यक्रम किया पूरा, वो 2-3 एंटिटी मिला के बेनिफिट इन एग्रीगेट बाय ऑल एंटरप्राइजेस आउट ऑफ सच अरेंज इन असेसमेंट ईयर एक्सीड्स ₹3 करोड़। 3 करोड़ रुपए से अगर ये अरेंजमेंट के वजह से आपको जो फायदा हो रहा है, आपको जो फायदा हो रहा है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एक्सीड्स 3 करोड़, मतलब एग्जैक्ट 3 करोड़ भी है तो भी आपको गार एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसाने का गवर्नमेंट का इंटेंशन है। ये छोटे मोटे आशीष वगैरह रहे, इनको चिल्लर लोग हैं, इनके साथ में ये एग्रीमेंट करके मतलब इनको ये लगा के भी कोई पॉइंट नहीं। ओके, ये बड़े लोगों के लिए। इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर इनकम टैक्स एक्ट और गार में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन प्रिवेल करेगा? गार प्रिवेल करेगा। तो देखो, इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गार एंड प्रोविजंस ऑफ अदर सेक्शन, मतलब आईटी एक्ट अदर सेक्शन, देन दिस सेक्शन मतलब गार विल प्रिवेल। और न केवल इतना, देखो आपको मालूम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के जो प्रोविजन है डीटीए के, वो इनकम टैक्स एक्ट को भी ओवरराइड करते। डीटीए के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करते और उनको भी ओवरराइड करता गार। मतलब अब गार सबसे ऊपर हो गया, ये सेकेंड पॉइंट, गार सबसे ऊपर, फिर डीटीए के प्रोविजंस एंड देन इनकम टैक्स के प्रोविजन। पहले किसके प्रोविजन? गार के प्रोविजन सबसे ऊपर 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे डीटीए और तीसरे नंबर पे आईटी प्रोविजंस। तो देखो, द प्रोविजंस ऑफ गार ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ डीटीए ऑल्सो। बेटा ध्यान देना, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। तो गार के प्रोविजन न केवल इनकम टैक्स को बट डीटीए को भी ओवरराइड करता है। इनकम टैक्स प्रोविजन को डीटीए ओवरराइड करता है और डीटीए को गार ओवरराइड, मतलब गार दोनों को ओवरराइड करता है। ओके, तो दिस इज एप्लीकेबिलिटी वाला सेक्शन है ना, एप्लीकेबिलिटी। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो देखो इन सभी केस में, अब देखो गार की कहीं एप्लीकेबिलिटी नहीं, ये पूरे केस में पहले बता दो उसमें गार की क्यों नहीं है, वो सब रीजन में समझ में आएगा। देखो ध्यान, मेसर्स
इंडिया केम लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई. इट सेटअप द यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसने एक यूनिट एसईजेड में सेटअप किया. हमें मालूम है एक्सपोर्ट टर्नओवर का 10AA में बेनिफिट मिलता है एसईजेड में. इन द फाइनेंशियल ईयर 1819 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल. वेरी गुड वेरी गुड. तो एसईजेड में एक इंडिया केम का यूनिट है, पहले 5 साल के लिए पूरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट रहता है, राइट. 10AA में हम देख चुके. इट क्लेम्स द 100% डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दैट यूनिट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर एज पर 10AA. इज गार एप्लीकेबल इन दिस केस? ऑफ कोर्स नॉट गाइज. ये तो क्या है, टैक्स प्लानिंग का केस है भाई. अरे ये टैक्स प्लानिंग है ना. देखो एसईजेड में आप अगर कोई यूनिट डालते हो तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 10AA में आप एग्जेम्पशन डिडक्शंस ले सकते हो. तो क्यों भाई आप बोल रहे हो कि इसमें गार लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं लगेगा. कैसे लगेगा गार? पहले 5 साल तक देखो, 18-19 में आपने यूनिट डाला, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 21-23 तक 100%, फिर 50% अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए 50% और रिजर्व विच एवर इज लोअर. अरे हमने ऑलरेडी देख चुके. तो ये पहले 5 साल में 21-22 आ रहा है, वहां पे 100% डिडक्शन लेना उसको अलाउड है. तो देखो, देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ एसईजेड विच रिजल्ट्स इन अ टैक्स बेनिफिट. ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट तो है यहां पे, बट क्या ये टैक्स अवॉइडेंस के कारण है? नहीं. देखो, हाउएवर दिस इज द केस ऑफ टैक्स मिटिगेशन where the taxpayer is taking advantage of fiscal incentive offered by him by submitting the conditions and economic consequences of provisions of legislation. आप लॉ के प्रोविजंस को यूज करके ये सब कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप द बिजनेस यूनिट इन एसईजेड एरिया एंड हेंस रेवेन्यू वुड नॉट इन्वोक द गार प्रोविजंस. तो ये आपने एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं लिखी तो भी चलता, अपने लैंग्वेज में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लिख सकते हो कि भाई दिस इज अ केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, है ना. ये केस किसका है? टैक्स प्लानिंग का केस है, जहां पे आप ही बोलते हो कि 10AA में जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसके ऊपर आप 100% का डिडक्शन ले सकते हो पहले 5 इयर्स में. तो इसलिए यहां कोई गार प्रोविजंस नहीं आए, राइट. 1B. इन द अबाउ एग्जाम्पल 1, लेट अस अज्यूम मेसर्स इंडिया केम लिमिटेड हैज अनदर यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इन नॉन एसईजेड एरिया. तो मान के चलो ये एक एसईजेड एरिया, यहां पे एक यूनिट है, यूनिट लेट्स से 1, और एक यूनिट है नॉन एसईजेड एरिया, और यहां पे यूनिट 2 है. ओके, अब क्या हुआ आगे देखो. इट देन डाइवर्ट्स द प्रोडक्शन फ्रॉम सच अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शोज द सेम मैन्युफैक्चर्ड इन एसईजेड यूनिट व्हाइल डूइंग द प्रोसेस ओनली फॉर पैकेजिंग इज देयर. मतलब उसने क्या बोला कि ये यूनिट 2 जो है यहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो फिर ऐसा है कि यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग करवा इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा. तो उसने क्या दिखाया कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं है. कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर यहां पे आके देखने वाला है मैन्युफैक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है. तो उसने बोला कि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रहा है? ये एसईजेड में हो रहा है. जबकि यहां एसईजेड में पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा है. एसईजेड में तो सिर्फ पैकिंग की प्रोसेस हो रही है, सिर्फ पैकिंग की. पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहां पे कंडक्ट होता है, फिर पैकिंग के लिए इधर जाते. तो क्या इस केस में गार इन्वोक होंगे? गाइस, दिस इज केस ऑफ टैक्स इवेजन. आप टैक्स क्या कर रहे हो? इवेड कर रहे हो. ये क्या 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में कर रहे हो आप? दिस इज नॉट अंडर अवॉइड के केस नहीं है. दिस इज नॉट प्लानिंग का भी नहीं है, ये प्लानिंग भी नहीं है, ये अवॉइडेंस भी नहीं है, क्योंकि ये लॉ के 4 कॉर्नर्स में नहीं है. क्या है? टैक्स इवेजन है. यहां भी गार एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो देखो, दिस इज द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट. ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है गाइस, शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसईजेड यूनिट इन एसईजेड यूनिट. नॉन एसईजेड का एसईजेड में आप बोल रहे हो. Hence, this is an arrangement of tax evasion and not tax avoidance. Tax avoidance नहीं है. Tax avoidance होता तो फिर हम सोचते थे लगाना या नहीं, लेकिन हर टैक्स अवॉइडेंस में भी नहीं लगता. देखना, हर टैक्स अवॉइडेंस में नहीं लगेगा, क्योंकि जहां सार है, अगर वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए सार है तो फिर गार नहीं आएगा. अगर वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए सार नहीं है तो फिर गार आएगा. अरे बराबर. चलो, बिकॉज स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज ओवरराइड अ जनरल. टैक्स इवेजन बीइंग अ विलफुल unlawful can be dealt with directly establishing the correct fact. GAR provisions will not be invoked in this, right? GAR new. Now, in the above example 1A, let us assume Messrs India Chem Limited does not show the production of non-SEZ unit as a production of SEZ unit, but transfers the product to non-SEZ unit
at a lower price than a fair market value and does only some insignificant activity in SEZ unit. Thus, it would be able to show the higher profit in SEZ unit than in non-SEZ unit. Consequently, it claims the higher deduction for computation of income. Can the GAR provision invoke? Guys, ये समझ में आया आपको? जो लोगों ने क्या पढ़ा है, जो लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉपरली पढ़ा, उनको समझ में आएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा है। इसने क्या किया, देखो ये आपका SEZ यूनिट है, राइट, ये मान के चलो आपका SEZ यूनिट है, और ये नॉन SEZ यूनिट, नॉन SEZ, और यहां से एक्सपोर्ट होता है गाइस, एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट पे जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट यहां पे आएगा, ये प्रॉफिट कंप्लीटली डिडक्शन है आपको 100% 10AA, राइट। तो इसने क्या किया, ये नॉन SEZ ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया प्रोडक्ट को, डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, उसने क्या किया, पहले SEZ यूनिट को दिया माल, पहले SEZ यूनिट को दिया, और 100 रुपए की चीज है तो वो सिर्फ उसने, मतलब मान के चलो इसकी मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट में ये बेचता, अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता तो 100 रुपीज में करता, बट उसने 100 रुपीज में नहीं किया, उसने ये SEZ यूनिट को केवल एक्सपोर्ट किया लेट से 60 रुपीज में, 60 रुपए में, और फिर ये एक्सपोर्ट इसने करवाया, ये एक्सपोर्ट इसने करवाया 100 रुपीज पे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता तो 100 रुपीज का ही माल है, बट उसने पहले इसमें किसको कितने में करवाया, 60 रुपए में, तो लोअर रेट में SEZ यूनिट को बेचा, और फिर SEZ यूनिट ने एक्सपोर्ट किया, और यहां जो 40 रुपए का प्रॉफिट है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिल गया। अरे बराबर, तो क्या हुआ कि यहां पे आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो, देखो ये इट इज विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, बट आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो, राइट। तो क्या यहां गार लगेगा, कुछ लोगों ने आंसर दिया हाँ सर यहां तो गार लगना चाहिए, दिस इज टैक्स अवॉइडेंस, बट नहीं बेटा, यहां ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑलरेडी प्रोविजन है, मतलब यहां क्या लग रहा है, सार है, स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलरेडी है ना, हम लोगों ने देखा था, देखो जहां 92 टू 90F है, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑलरेडी प्रोविजन है सार, इसलिए यहां भी गार नहीं लगेगा। तो देखो, एज देयर इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स और फॉल्स सबमिशन, यहां फॉल्स सबमिशन नहीं, इसलिए टैक्स इवेजन का तो ये केस नहीं, दिस इज नॉट द केस ऑफ टैक्स इवेजन, ये टैक्स इवेजन नहीं। तो फिर देखो क्या, द कंपनी हैज ट्राइड टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ बाय डाइवर्टिंग, देखो डाइवर्टिंग द प्रॉफिट फ्रॉम नॉन SEZ टू SEZ, तो 40 रुपए का प्रॉफिट खुद का था, वो SEZ को ट्रांसफर किया, दिस इज नॉट इंटेंशन ऑफ SEZ लेजिस्लेशन, हाउएवर सच अ टैक्स इवेजन आर स्पेसिफिकली डील्ड थ्रू अ ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन, hence the revenue would not invoke GAR, डिपार्टमेंट गार नहीं ला सकता यहां पे, राइट। एंड द लास्ट वन, इन द अबाउ एग्जांपल 1B, लेट अस अज्यूम दैट बोथ द यूनिट्स ऑफ एरिया से SEZ एरिया से A एंड नॉन SEZ एरिया में B है, राइट, वर्क इंडिपेंडेंटली। नाउ मेसर्स, मतलब दोनों यूनिट इंडिपेंडेंटली वर्क करे, मेसर्स इंडिया केम स्टार्टेड टेकिंग न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स from existing as well as new customers of unit A and gradually the export of unit B decline. तो A यूनिट जो है वो कहां पे, A यूनिट है आपका SEZ में और B यूनिट है नॉन SEZ में। अब इसने क्या किया, ग्रेजुअली पूरे नए ऑर्डर जो B के पास जाने ही नहीं दे, पूरे ऑर्डर खुद ही लेने लगा यूनिट A, और एग्जिस्टिंग कस्टमर के तो है, और नए ऑर्डर पूरे A लेने लगा, जिससे क्या हो गया, बी का टर्नओवर अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि बी के पास, बी को नए कस्टमर आने ही नहीं दे रहा, ताकि बी बेचे ना, क्योंकि उस पर टैक्स लग रहा था, इसलिए पूरे ऑर्डर से लेने लगा, और एक्सपोर्ट अगर है तो फिर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। दीज हैव नॉट बीन इन देयर हैज नॉट बीन एनी शिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम B टू A। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ए की यूनिट, क्योंकि ए के ऑर्डर ज्यादा हो रहे, बी के ऑर्डर ए को मिल रहे, तो कैपेसिटी बढ़, बट देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट from unit B to A. The company offered the lower profit in unit B in computation of income. Can GAR be invoked on a ground that there has been shifting or reconstruction of a business from unit B to unit A, the main purpose for obtaining the tax? तो यहां पे क्या किया आपने, शिफ्टिंग, बिजनेस का शिफ्टिंग कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन किया, पूरे B का बिजनेस A में ला लिया, तो क्या यहां पे गार लगेगा? अगेन आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे भी सार है, 10AA इसके बारे में बोलता है। द इश्यू इज रिलेटेड टू टैक्स अवॉइडेंस, डेफिनेटली ये टैक्स अवॉइडेंस है, ये इवेजन नहीं है। अरे भाई ये तो लॉ में ना कि आप कहीं और का बिजनेस अपने इसमें ले सकते हो, लॉ आप नए ऑर्डर डायरेक्ट ए में ले रहे हो, तो ये कहां टैक्स इवेजन हुआ? दिस इज नॉट टैक्स इवेजन।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर हैज स्पेसिफिकली डील्ट विथ 10AA। ये 10AA इसका जो सोल्यूशन है वो सार में 10AA में ऑलरेडी दिया है, हेंस द रेवेन्यू वुड नॉट इन्वोक गार इन दिस केस। तो रेवेन्यू इसके केस में गार नहीं ला सकता। राइट गाइज, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करके जाओ, मुझे लगता है कि इसमें से ही कोई एक एग्जाम्पल आना चाहिए। राइट, तो गाइज मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बताया, अरेंजमेंट का डेफिनेशन बताया, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वो बताया। राइट, उसको एक बार देखो। और 3 करोड़ से ऊपर देखो गार एप्लीकेबल तभी रहेगा अगर ये जो टैक्स बेनिफिट आपको हो रहा है, एसएससी को जो टैक्स बेनिफिट हो रहा है, ये टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। राइट, ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इसी के बेस्ड अब नेक्स्ट लेक्चर 96 है।